हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। दोस्तों आज बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को पढ़ लिया था। उसके बाद जो बचा हुआ था दोस्तों आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो इस वीडियो में हम आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि लोहा की खोज होने के बाद कृषि में काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पूर्व वैदिक काल में आपको पता होगा कि मुख्य जो व्यवसाय था वह क्या था, पशुपालन था। ठीक है, पर उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय हो जाता है वह कृषि हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय क्या है दोस्तों, तो कृषि हो जाता है। और दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है, तो पशुपालन हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम जो व्यवसाय है वह क्या, कृषि है, और दूसरा क्या है, तो पशुपालन हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तो कंठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 24 बैलों वाले हल का वर्णन किसमें मिलता है, तो कंठक संहिता में मिलता है। ठीक है, तो 24 बैलों वाले हल का वर्णन कंठक संहिता में मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो गेहूं, जौ, उड़द, धान, मूंग आदि का वर्णन मिलता है किसमें, तो यजुर्वेद में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं शतपथ ग्रंथ है एक। इस शतपथ ग्रंथ में क्या मिला है दोस्तों, तो इसमें वर्णन मिलता है कृषि के चारों क्रियाओं का वर्णन मिलता है किसमें, तो शतपथ ग्रंथ में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो शतपथ जो ग्रंथ है इसमें कृषि के चारों क्रियाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये 4 क्रियाएं हैं। इसका वर्णन किसमें मिलता है, तो शतपथ ग्रंथ में मिलता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं गाय एवं घोड़ा अभी भी आर्यों का प्रिय पशु के रूप में जाना जाता था। किसे, तो गाय एवं घोड़े को। ठीक है, गाय एवं घोड़ा अभी भी आर्यों के प्रिय पशु के रूप में जाना जाता था। और बात करते हैं उद्योग एवं व्यापार। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कृषि जब होती थी, कृषि होने में के बाद क्या होता है, जो अधिशेष बच जाता है। ठीक, अधिशेष क्या होता था, अपने के लिए प्रयोग में लाए जाने के बाद जो बच जाता था उसी को बोलते थे अधिशेष। ठीक है, उसी अधिशेष ने उद्योग एवं व्यापार दोनों पर अधिशेष का प्रभाव पड़ा और दोनों उद्योग एवं व्यापार का विकास हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि उद्योग में, तो उद्योग कैसे होते थे दोस्तों, जैसे धातुओं के उद्योग हुआ करते थे। ठीक है, रथ बनाना, बढ़ईगिरी आदि ये उद्योग हुआ करते थे। ठीक, और व्यापार की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार होता था दोस्तों, यहाँ पर विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं, पर पूर्व वैदिक काल में विदेशी प्रमाण नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में विदेशी प्रमाण नहीं मिले हैं, पर उत्तर वैदिक काल में विदेशी प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक, व्यापार विदेशों तक हुआ करता था। ठीक, बात करते हैं कि जो व्यापार होता था दोस्तों, तो वस्तु विनिमय के द्वारा ही किया जाता था। क्या, व्यापार। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार होता था वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार हुआ करते थे। ठीक, और सिक्के का प्रचलन नहीं था। कहा जाता है कि जब सिक्के का प्रचलन होता है, जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला होता है, तभी सिक्के का प्रचलन हो जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम कि आर्थिक प्रगति ने नगरीकरण को प्रारंभ किया। ठीक, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और 2-3 नगरीय सभ्यता के रूप में किसे जाना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। ठीक है, तो 2-3 नगरीय सभ्यता के रूप में उत्तर वैदिक काल को जाना जाता है। तो ये आर्थिक जीवन के बारे में ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, हमने देखा मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, दूसरा क्या था, पशुपालन था। फिर हमने देखा कि कंठक संहिता में 24 बैलों का वाला हल का वर्णन मिलता है और यजुर्वेद में भी कई वर्णन मिलते हैं किसके, तो गेहूं, जौ, उड़द, दाल आदि के वर्णन मिलता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा शतपथ ग्रंथ में कृषि के चारों क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने व्यापार को देखा कि व्यापार के भी यहाँ विदेशी प्रमाण मिलते हैं और सिक्के का प्रचलन यहाँ पर नहीं होता है, पर उत्तर वैदिक काल लास्ट पीरियड में सिक्के का प्रचलन हो जाता है
और आर्थिक प्रगति ने नगरीकरण को बढ़ावा अर्थात प्रारंभ किया। तो द्वितीय नगरीय सभ्यता के रूप में उत्तरवैदिक काल को जाना जाता है। तो ये आर्थिक जीवन के बारे में हम लोगों ने बातें की। अब बात करते हैं हम धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो मुख्य विशेषता इसकी यही है, यज्ञ एवं कर्म कांडों का महत्व बढ़ जाता है। तो धार्मिक जीवन में सबसे बड़ी विशेषता है कि यज्ञ एवं कर्म कांडों का महत्व बढ़ जाता है। ठीक, हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था दोस्तों कि पूर्व वैदिक काल में देखा था कि प्रकृति से संबंधित सभी चीजों की वह पूजा किया करते थे। पर यहाँ क्या है कि यहाँ पर यज्ञ एवं कर्म कांड को महत्व ज्यादा दिया जाता है। ठीक, कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इसकी प्रमुख जो विशेषता क्या है? तो यज्ञ एवं कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया है और इसके अनेक मंत्र एवं विधियों का भी अनुष्ठान का भी महत्व यहाँ बढ़ जाता है। ठीक, ये दौर कहलाता है दोस्तों ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का संघर्ष का दौर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ये वर्ण थे, वह आपस में लड़ जाते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण का कहना था कि हम श्रेष्ठ हैं और क्षत्रिय का कहना था कि हम श्रेष्ठ हैं। तो दोनों आपस में लड़ते हैं। इसी को कहा जाता है ब्राह्मण एवं क्षत्रिय संघर्ष का दौर। ठीक, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का संघर्ष का दौर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्रमुख यज्ञ, जो कई प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पहला यज्ञ था दोस्तों राजसूय यज्ञ था। कौन था? राजसूय यज्ञ जो था वह किसके लिए किया जाता था? तो राजा की प्रतिष्ठा है तो यह यज्ञ किया जाता था। ठीक, दूसरा जो यज्ञ था दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो राज्य विस्तार हेतु। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि 3 प्रकार के घोड़े छोड़े जाते थे। ठीक, राजा के द्वारा 3 प्रकार के घोड़े छोड़े जाते थे। ठीक, अलग अलग कलर के। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए होता है? तो राज्य विस्तार हेतु यह यज्ञ किया जाता है। उसके बाद अगर तीसरी बात करते हैं तो वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए किया जाता था दोस्तों? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ठीक, उसके लिए यह यज्ञ किया जाता था। उसके बाद अगर बात करते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ तो आपको पता होगा दोस्तों, हवन एवं देवताओं की पूजा अर्चना हेतु यह यज्ञ किया जाता था। तो 4 प्रकार के यज्ञ थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और देव यज्ञ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इन्हीं यज्ञों में कहा जाता है कि 10,000 बैलों की बलि देने की प्रधानता होती थी। ठीक, अर्थात 10,000 बैलों की बलि दी जाती थी। किसमें? तो इन्हीं यज्ञों में। ठीक है, तो बैलों की। उसके बाद अगर बात करते हैं कि यज्ञ एवं कर्म कांड में बलि देने की प्रथा यहीं से शुरू होती है। ठीक, कहाँ से? तो बलि देने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाती है, जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला होता है। ठीक, तो यज्ञ एवं कर्म कांड में बलि देने की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि प्रमुख जो देवता थे वे कौन थे? तो प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के? तो पशुपति थे। पशुपति को उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता है। और ये कौन थे? तो सर्जन के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक, किसके? तो सर्जन के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दूसरे कौन थे? विष्णु, जिन्हें पोषक एवं रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वे कौन थे? तो पशुपति थे। और दूसरे कौन थे? तो विष्णु थे, जिन्हें पोषक एवं रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आते हैं रुद्र। रुद्र देवता थे वे किसके थे? तो पशुओं के देवता थे। किसके? तो पशुओं के देवता थे रुद्र। उसके बाद आते हैं वरुण। वरुण जो देवता थे वह जल के देवता थे। जल के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता था। किन्हें? तो वरुण को। और पूषण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है और सीपीओएसआई में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो पूषण थे उत्तर वैदिक काल में ये किसके देवता थे? तो ये शूद्रों के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, शूद्रों के रूप में देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं जब यहाँ पर यज्ञ एवं कर्म कांड का महत्व बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद क्या होता है कि जब उपनिषदों की रचना होती है दोस्तों, तो इन्हीं उपनिषदों की रचना में किसका? तो यज्ञ एवं कर्म कांडों का निंदा की जाती है। ठीक, किसमें की जाती है? तो उपनिषदों में यज्ञ एवं कर्म कांड की निंदा की जाती है।
और यहीं से क्या होता है दोस्तों, इसी के बाद से नए दो धर्मों का उदय होता है। आपको पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक। इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम, ठीक। यहीं से इन दो नए धर्मों का उदय हो जाता है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों कि कुछ नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे बिपाशा। बिपाशा जो है इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, तो व्यास है। तो पूछा जाता है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बिपाशा है, ठीक। जैसे गोमल है, गोमल का तो इसे किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो गोमती नदी के नाम से। और सदानीरा, सदानीरा गंडक के नाम से जानी जाती है। और जो कुंभा नदी है, और कुंभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो बिपाशा है। और बात करते हैं कि गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो गोमल है। और काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो कुंभा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो गंडक नदी है इसे कई बार एग्जाम में, इसे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमने धार्मिक जीवन के बारे में देखी कि धार्मिक जीवन में देखा यज्ञ एवं कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हमने 4 प्रकार के प्रमुख यज्ञों को बारे में देखा, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद हमने देखा कि प्रमुख देवता के रूप में पशुपति को जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा दोस्तों, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।